Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का 9th चैप्टर तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि 8 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा। तो ये वाला जो सबक है तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़। तारीखी विरसा क्या होता है? हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितनी भी तारीखी चीज़ें मौजूद है, चाहे वो तारीखी दस्तावेज़ात हो, चाहे म्यूज़ियम हो, लाइब्रेरी हो, या कोई जो है मोन्यूमेंट हो, कोई तारीखी जगह हो, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे विरसे में आती है। हमको जो है वो विरासत में मिली है हमारे आबा और अजदाद से। तो उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है और कौन कौन से जो है वो इदारे बनाए गए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन सारी चीज़ों के मुतालिक जो हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तारीखी माख़ज़ और उनका तहफ़्फ़ुज़, जिसमें जो है हमने तहरीरी माख़ज़ और तबई माख़ज़ को जो है वो अलग अलग किया है और उनकी जो है वो किस तरह से सफाई होती है, किस तरह से उनका इंदराज किया जाता है और उनको रखा जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तारीखी माख़ज़ का हुसूल, उनके इंदराज के साथ ही फ़हरिस्त साजी, कलमी तहरीरें, पुरानी किताबें, कदीम अशिया की सफाई और उनकी नुमाइश वगैरह बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। जो भी सारी हमारे विरसात है, स्पेशली जो हमारे सरकारी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, या कोई जो है वो तहरीरी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इंदराज किया जाता है, यानी इनकी एक फ़हरिस्त बनाई जाती है कि किस सन का या किस वक्त का जो है कौन सा माख़ज़ हमारे पास मौजूद है, उसमें किस बादशाह के मुतालिक है या किस दौर के मुतालिक उसमें जानकारी दी गई है, किस ज़बान में है। ऐसी सारी चीज़ों की बिना पर जो है वो उनकी फ़हरिस्त साजी की जाती है, जमात बंदी की जाती है। इसके अलावा जो कलमी तहरीरें हैं, जो तहरीरी माख़ज़ है, किताबें हैं, कदीम अशिया है, उनकी सफाई में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसमें जो चीज़ें नक्श की हुई है, उसमें जो चीज़ें तहरीर की हुई है, वो कहीं मिट ना जाए या ख़राब ना हो जाए या कोई उस पर जो है रंग ना चढ़ जाए, दाग ना आ जाए। इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो इसके लिए बहुत तरबियत की ज़रूरत होती है और सही तरबियत होगी तभी जो है इन कामों को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे ज़बानी माख़ज़। ज़बानी माख़ज़, इसमें जो है लोक कथा, लोकगीत, जो कहानियाँ, ज़रबुल इम्साल, कहावतें जो पुराने दौर से जो है वो अब तक नस्ल दर नस्ल चली आ रही है ज़बानी तौर पर, उन सारी चीज़ों का शुमार जो है वो ज़बानी माख़ज़ात में होता है। इसमें जो है हम किस तरह इसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि अवामी रिवायती गीत, कहानियाँ वगैरह के मजमूए मुरत्तिब करना। जो जितनी भी लोक कथाएँ, लोक गीत है या जो भी कहानियाँ चली आ रही है, उन सारी चीज़ों को जो है वो तहरीर करके उसको जो है वो अच्छे से एकदम रख लेना, ताकि जो है वो आने वाली नस्लों में अगर जो है, जैसे जैसे हम जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है बहुत, तो आने वाली नस्लों को हमारे आबा और अजदाद के बारे में और उस दौर के बारे में बताने के लिए जो है वो ऐसे तहरीरी तौर पर इसे जो है वो महफूज कर लिया गया है। उसके बाद जमाशुदा वसाइल की दर्जाबंदी, नेज़ तज्जिया करना और मौजू के मुताबिक तरतीब देना। जैसे हम जानते हैं बहुत सी लोक कथा, लोकगीत और जो कहानियाँ हैं वो अलग अलग त्योहारों के तौर पर, अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से जो है वो गाई जाती थी। उनके अल्फाज, उनका मौजू और कुछ जो है नसीहत आमेज़ होती थी, तो उस हिसाब से जो है वो उनकी दर्जाबंदी करना कि किस मौजू के लिए कौन सा था, किस ज़बान में था, किस दौर का है, किस इलाके का है, इन सारे जो है मौजू के बिना पर जो है उसकी दर्जाबंदी की जाती है। और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी जब लोक कथाएँ, लोकगीत की कहानियों की किताबें आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, जैसे पंचतंत्र है और फोक टेल्स इन इंडिया, बहुत सारी आपको जो है मिलेगी। और इसके अलावा जो है इन कहानियों पर मुबनी जो है वो काफ़ी सारे शोज़ बनते हैं और टीवी पर, रेडियो पर जो है सुनाई जाती है। तो उनकी नश्र व इशाअत करना, ताकि आम लोगों तक जो है वो हर एक तक इस बारे में जो है वो जानकारी पहुंच जाए। तो किताबें हैं या सोशल मीडिया है, इन और टेलीविज़न है, रेडियो, इन सारे ज़राए के ज़रिए जो है वो इन सारी चीज़ों को इशाअत की जाती है इसकी। अब इसके लिए कारामत, तरबियत की क्या ज़रूरत है, समाजी उलूम की ज़रूरत है। हम अपने समाज को जितना जानते हैं, तारीख़ का तरीक़ा तहकीक जो हमने पढ़ा था, यानी पहले जो है वो चीज़ों को देखना, उसका तज्ज़िया करना, उस पर मुबनी जो है सवाल बनाना, फिर उन सवालों के जवाब तलाश करना और सारे जो है मुशाहिदे की बिना पर एक नतीजा ख़ास करना, इस तरह का तरीक़ा तहकीक। कुतुब खाने यानी लाइब्रेरीज़ का इंतज़ाम, समाजी इमरानियत, असातीर और लजानियत, ज़बान का इल्म होना इसमें बहुत ज़रूरी है, और तहकीकी तरीक़ा, ज़बानी उलूम, ये ज़बानी माख़ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इन सारी उलूम का जो है आना ज़रूरी है। अब आते हैं हम तहरीरी माख़ज़ की तरफ।
तो तहरीरी माखज़ में जो है वो उन सारी चीज़ों का शुमार होता है जिनमें तहरीरें मौजूद है, जो तहरीरी तौर पर है, जिसमें खुसूसी तौर पर जो है वो सारी तरह की दस्तावेज़ात, सरकारी चीज़ें और सिक्के हैं, पोस्ट कार्ड्स है, किताबें हैं, जर्नल है, मैगज़ीन्स, रसायल और जो हुक्मनामे हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों का शुमार जो है वो तहरीरी माखज़ में किया जाता है। और तहरीरी माखज़ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा संभाल कर जो है वो मतलब हैंडल विद केयर की तरह वो होते हैं। उनकी जो तहरीर है वो मिटनी नहीं चाहिए, उनके कागज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो है इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। इसमें जो है दरबारी दस्तावेज़ात, जो हुक्मनामे वगैरह होते हैं वो, निजी खतूत, रोज़नामचे, तारीख़ी कुतुब यानी तारीख़ी किताबें, मखतूतात, तस्वीर, फ़ोटोज़, तांबे की तख्ती, तामरपट जिसे कहा जाता है, जिस पर जो है तहरीर करके लगा दिया जाता था ताकि आम लोग जो है उसे पढ़ सके। पुरानी किताबें वगैरह ये सारी चीज़ें जो है शुमार होती है और इन्हीं की तरतीब व तदवीन यानी इन्हें तरतीब देना, इनकी फ़हरिस्त बनाना, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना इसमें आता है। दस्तावेज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सफाई और कीमियाई अमल अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ शक्ल में भी देख सकते हैं, बहुत बारीकी से इसकी सफाई की जाती है। बहुत नरम किस्म का जो है वो कापूस की तरह या उससे मिलता जुलता जो है बहुत नरम किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है इन्हें साफ़ करने के लिए, ताकि तहरीरें ना मिट जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह के ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं उन लोग उसकी सफाई के लिए। इसके अलावा पेपर का मटेरियल किस तरह है, वो सारी चीज़ें ख़त्म ना हो, क्योंकि उस पर जो है वो आगे तहकीक की जाती है। इसीलिए जो है बहुत सोच समझ कर कीमियाई चीज़ों का इस्तेमाल होता है और सफाई भी जो है वो बहुत ख़ास किस्म के आलात से जो है की जाती है। दस्तावेज़ात की तारीख़ी कदर मुतय्यन करना, यानी वो किस दौर या किस ज़माने के हैं और किस बादशाह के दौर के हैं या किस ब्रिटिश के या अहद कदीम है, अहद वस्ता है, जो भी है उसके हिसाब से जो है उसकी तारीख़ी कदर मुतय्यन करना। अहम दस्तावेज़ात की नशर इशात, आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी सारी मैगज़ीन्स निकलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में भी जो है वो एक एक हिस्सा करके जो है वो कस्तवाए आता है कि ये जो कोई एक डॉक्यूमेंट है उसकी इशात की गई। और जो तरतीब दिया हुआ अदब है उनकी तहकीकी नताइज करना और फिर उसकी नशर-ओ-शात करना। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल वगैरह पर देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे जो है शोज़ आते हैं जिनमें कोई एक दौर के दस्तावेज़ात की जो है वो जांच की जाती है, उसके मुतालिक जो है पढ़ा जाता है और उसमें जो लिखी चीज़ें हैं उनको दूसरी जो मौजूद है उस वक्त की दस्तावेज़ात उससे कंपेयर किया जाता है और फिर आखिर में जो है वो एक नतीजा बताया जाता है कि हाँ उस दौर में ऐसे हालात हुए थे और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, जो भी उस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। तो हिस्ट्री चैनल पर और डिस्कवरी चैनल पर ऐसे बहुत से शोज़ आते हैं। तो वही होता है तहकीकी नताइज की नशर-ओ-शात, यानी जो भी दस्तावेज़ात आपको मिले हैं उसकी तहकीक करना, उसका मुशाहिदा करना और उसके बेस पर आपने क्या नतीजा ख़ास किया है उसकी नशर-ओ-शात करना, यानी आम लोगों तक भी जो है वो सारी चीज़ें पहुँचाना। अब इसमें कारआमद तरबियत क्या है? सबसे पहले तो ज़बान का इल्म और ख़ास तौर पर जो है वो कदीम ज़बानों का इल्म, जैसे ब्राह्मी रस्मुल ख़त है, मोड़ी है, फ़ारसी रस्मुल ख़त है, जिसमें जो है वो इन ज़बानों में जो है इंडिया की काफ़ी सारे दस्तावेज़ात जो है वो मौजूद है। तो इन ज़बानों का, इनकी रस्मुल ख़त का और इनका इर्तिक़ा, इनकी तारीख़ जो है उसका तरतीब का इल्म। जैसे हम जानते हैं बहुत सी ज़बानें जो है वो अलग अलग इलाक़ों के हिसाब से बदलती आई है और अलग अलग इलाक़ों के हिसाब से उसमें कुछ कुछ चेंजेस होता था और ऐसे जो है आपको कई लैंग्वेज मिलेगी इंडिया में जिसमें जो है वो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है। तो इन सारी चीज़ों का जो है इल्म होना ज़रूरी है। उसके बाद उस दौर के तारीख़ी अहद का समाजी ढांचा, वहाँ की रिवायात, वहाँ का अदब, वहाँ की तहज़ीब, हुकूमत का इंतज़ामात कैसे थे, किस तरह के थे, उनकी सब बुनियादी मालूमात जो है वो होना इसके लिए ज़रूरी है। तभी हम जो है उस दस्तावेज़ात का मुशाहिदा और उसकी तहकीक कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ के जो फ़नून हैं, जैसे तर्ज़ मुसव्वरी यानी पेंटिंग, तर्ज़ संग तराशी यानी स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ जो तराशी जाती है वो, उनके इर्तिका की ज़मानी तरतीब का इल्म होना चाहिए। किस दौर में किस किस्म के फ़न का इर्तिका ज़्यादा था और कौन सा जो है ट्रेंड चल रहा था, वो सारी चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कागज़ात की किस्में, रोशनाई और रंगों का इल्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। किस तरह का पेपर इस्तेमाल किया गया है, किस तरह की इंक है और किस तरह के रंग है, और वो इंक जो बनी है वो कुदरती चीज़ों से बनी है या कीमियाई चीज़ों से बनी है, उन सारी चीज़ों का इल्म जो है वो इसमें काफ़ी कारआमद होता है। इसके अलावा कुंदा तहरीरों का अगर मुताला कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल किए गए पत्थर और धात के मुतालिक जो है मालूमात। इसके अलावा उस पर जो चीज़ तराशी गई है वो किस किस्म के आले से या किस किस्म के हथियार से तराशी गई है, और दस्तावेज़ातों की सफाई के लिए जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह का कीमियाई अमल करना है
और कौन से कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी जो है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं इस तरह का स्ट्रॉन्ग कीमियाई अमल ना हम इस्तेमाल कर बैठे कि जो दस्तावेज़ात है वो ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए या उस पर दाग लग जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान रखी जाती है। अजायब घर में नुमाइश का इंतज़ाम और इतलाती तकनीक, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सुना होगा कि फ़ला फ़ला तारीख के लिए जो है वो एक म्यूज़ियम में रखे गए हैं एग्जीबिशन के लिए, या फिर जो है वो कई सारे म्यूज़ियम्स में जो है ये मुस्तकिल तौर पर रखे जाते हैं। तो उन चीज़ों का इंतज़ाम करना, इसके अलावा इंटरनेट पर जो है वो डाल दिए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ताकि सभी लोग जो है उसका मुताला कर सके। तो इन सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करना है और वो सारी चीज़ों के लिए भी जो है वो इसमें ज़रूरत होती है तरबियत की, और तहकीकी मकाला निगारी यानी उसके मुतालिक जो किताबें मैगज़ीन्स लिखी जाती है वो सब। अब आते हैं हम तबई माखज़। तबई माखज़ में जो है वो लाइब्रेरी, म्यूज़ियम्स, लिबास और ज्वेलरीज़ और उस वक्त के जो हथियार है वो, उस वक्त की इमारतें, बहुत सी चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आती है। इसमें जो है कदीम अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़माने नौयत के हिसाब से जो है वो जमात बंदी और फहरिस्त साजी, वही चीज़ कि किस ज़माने की है, किस मौजू के मुतालिक है और किस दौर की या किस बादशाह के वक्त की है, उस वक्त तारीख़ी हालात की नौयत क्या थी, वो जगह कौन सी है, कितनी पुरानी है, इन सारी चीज़ों के बिना पर जो है उसकी जमात बंदी होती है, यानी उसको जो है वो अलग अलग किया जाता है उस बेसिस पर। फिर कदीम अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही ज़रूरी सिर्फ सफाई और कीमियाई अमल और अहम कदीम अशिया की नकलों की नुमाइश, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ओरिजिनल चीज़ रखी जाती है और कभी कभी आम लोगों को सिर्फ उसके बारे में इत्तला मिल जाए, उसके बारे में जो है वो मालूमात हो, इसीलिए कभी कभी जो है वो कुछ ख़ास चीज़ों की जो है वो नकल बनाकर जो है वो रखी जाती है ताकि लोग जो है उसे देख लें। अब बहुत बेशकीमती चीज़ों की जो है वो ऐसी नकलें बनाई जाती है और आपको जो है वो काफ़ी सारी ऐसे कॉपी में चीज़ें मिलेगी भी बाज़ार में। इसके अलावा कदीम अशिया से मुतालिक तहकीकी मुकाले शाये करना, यानी जो भी चीज़ है, मटेरियल, जो भी तबई माखज़ात मिले हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे लेते हैं किसी एक दौर की जो है वो लिबास, वो ज्वेलरीज़ जो है, जो ज़ेवरात है, उनके मुतालिक जो है मैगज़ीन होती है एंशिएंट इंडियाज़ क्लोथिंग एंड ज्वेलरीज़, इस तरह की। तो उसमें जो है वो उस दौर में किस तरह के कपड़े होते थे, किस तरह की उसमें जो है वो काम इस्तेमाल होता था, किस तरह की ज्वेलरीज थी, किस तरह के उसमें पत्थर थे, किस तरह के नकूश इस्तेमाल किए जाते थे, उन सारी चीज़ों पर जो है वो तहकीक करने के बाद जैसे मैगज़ीन्स शाये किए जाते हैं छोटे छोटे, और ऐसे जो है वो न्यूज़पेपर्स में या रेडियो वगैरह में भी आपको सुनने मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो इससे शाये किया जाता है ताकि आम लोगों को पता चल सके। उसके अलावा नबातात और जानदार के बाक़ियात भी इसमें शुमार किए जाते हैं जो उस दौर के हो, या हमको जो है वो खुदाई के दौरान से या किसी जगह की जो है हम इलाका सैर करते हैं वहाँ से कभी कभी जो है वो कदीम अशिया मिलती है। जैसे हम जानते हैं अभी रिसेंटली जो है वो एक ज़ेर ज़मीन मंदिर दरियाफ़्त हुआ है, आई थिंक हड़प्पा तहज़ीब से रिलेटेड है वो। तो उस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी जमात बंदी करना, उनकी फहरिस्त साजी करना, और जो हड्डियों के ढांचे अंदर से हमें जो ज़ेर ज़मीन मिलते हैं उन सारी चीज़ों के मुतालिक, और अहम और खुसूसी बाक़ियात या उनकी जो है वो नकल पेश करना। अब इसमें कारामत तरबियत क्या है? आसार कदीमा का तरीका जो है वो, जो हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इन ऐसी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करता है, उनका जो है तरीका, तहकीक और उसूल और उनकी तहज़ीब का तारुफ़ होना ज़रूरी है। कदीम अशिया की तैयारी में कौन से पत्थर, मादनियात, धाते या चीनी मिट्टी जो भी इस्तेमाल किया जाता है और किस इलाके से इस्तेमाल किया जाता है, किस कीमियाई जो उसकी कीमियाई खुसूसियात क्या है, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। कदीम अशिया की सफाई और कीमियाई अमल के लिए ज़रूरी आलात कौन से होंगे? हमने अभी देखा जब तहरीरी माखज़ को जो है साफ़ किया जा रहा था तो बहुत ही नरम किस्म की जो है वो आलात थे और बहुत ही जो है वो एकदम उसको अलग तरीके से बनाया गया था। तो ऐसे जो है वो कुछ ख़ास आलात आते हैं ऐसी माखज़ात की सफाई के लिए, तो उनका इल्म होना और किस तरह के कीमियाई मुरक्कबात इस्तेमाल होंगे उनका इल्म होना। फिर मुख्तलिफ़ तर्ज़ फ़नून यानी मुसव्वरी आ गई, उसमें रक़्स आ गया, उसमें मौसीकी आ गई, उसमें जो है वो संग तराशी आ गई। इन सारी चीज़ों के इर्तिका की तरतीब का इल्म होना ज़रूरी है कि किस दौर में जो है वो कौन सी चीज़ अपने उरूज पर थी, किस चीज़ का जो चलन ज़्यादा था। कदीम अशिया और जानदारों के बाक़ियात की नकल तैयार करने में महारत, और जैसे हमने अभी देखा कि काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो नकल रखी जाती है, यानी असल चीज़ नहीं बल्कि लोगों को बस समझ आ जाए इसीलिए जो है वो उसकी नकल बनाई थी। तो उसमें भी जो है महारत होनी चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट सेम बने। अजायब घर में नुमाइश का इंतज़ाम और इतलाती तकनीक, ये हम जानते हैं म्यूज़ियम्स में, एग्जीबिशंस में ऐसी चीज़ें रखी जाती है और उस पर जो है वो मैगज़ीन्स लिखना।
अब ये जो है, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अब हम कुछ इदारे देखेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो ऐसी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जिसमें म्यूज़ियम्स आते हैं, जिसमें आती है लाइब्रेरी और आर्काइव्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखने वाले हैं, पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे कहा जाता है कुछ 95,000 जो है वो म्यूज़ियम्स है, अजायब घर है। और अहद वस्ता में जब यूरोपीय शाही ख़ानदान के अफराद के ज़रिए जमा की गई कदीम अशिया के इंतज़ाम की गर्ज से जो है वो अजायब घर का, यानी म्यूज़ियम का तस्वुर सामने आया। अहद वस्ता के दौर में जब यूरोप के जो शाही ख़ानदान के लोग हैं वो जगह जगह से जो है वो जगह जगह से चीज़ें जो इकट्ठा की थी, तो वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम वो करने लगे एक मखसूस कमरे में, एक मखसूस इमारत में। फिर वहाँ से जो है वो म्यूज़ियम का चलन शुरू हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे लूवर अजायब घर जो फ्रांस में है। और आप यह शक्ल देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है और बीच में जो है इस तरह का एक पिरामिड जैसा बनाया गया है कांच का। तो इसका क़याम जो है वो 18वीं सदी में हुआ था पेरिस में, जो फ्रांस में है। इसकी खुसूसियात क्या है? फ्रांस के शाही ख़ानदान के ज़रिए लाई गई सारी फ़नी अशिया जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी खुसूसियत जो इसकी है, लियोनार्डो दा विंची की जो मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा, उसकी जो है नुमाइश यहाँ होती है। नेपोलियन बोनापार्ट के जो बैरूनी हमले हुए थे उनके दौरान लाई गई अशिया, और हिजरी अहद से यानी अहद कदीम से पत्थर के दौर से जदीद अहद तक के कुल 3,80,000 से ज़्यादा अशिया जो है वो यहाँ पर नुमाइश की गई है, यानी रखी गई है। ये जो है आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, ये है लूवर म्यूज़ियम। और आप लोग देख सकते हैं ये मोनालिसा की तस्वीर जो है वहाँ नुमाइश की गई है। यहाँ पर जो है वो फ़नूनी चीज़ों की, जैसे जो है पेंटिंग हो गई और उस तरह की चीज़ों की नुमाइश यहाँ होती है। और आखिर में जो आप तस्वीर देखेंगे, ये सब जो है वो वहाँ के शाही ख़ानदान की चीज़ें हैं, जिसे जो है वो ऐसे रख कर जो है उसके आजू बाजू जो है वो बॉर्डर बना दिया गया ताकि कोई लोग जो है वहाँ जाकर उस पर बैठ कर उसको नुकसान ना पहुँचाए, ख़राब ना कर दे। अब नेक्स्ट है बरतानवी अजायब घर, यानी ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ इंग्लैंड। और आप तस्वीर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से जो है वो इसको तराशा गया है, बीच में जो है वो सारी किस्म की मूर्तियाँ हैं। तो बरतानवी अजायब घर जो लंदन इंग्लैंड में मौजूद है, ये भी 18वीं सदी में जो है इसका क़याम अमल में आया था। और इसकी खुसूसियात क्या है? फ़ितरी उलूम के माहिर सर हेंस लिविन ने अजायब घर की 71,000 चीज़ें इंग्लैंड हाकिम, यानी इंग्लैंड के जो उस वक्त के राजा थे, जॉर्ज सेकेंड के हवाले किया था। और उसमें जो है वो किताबें थी, तस्वीरात थे, नबातात के नमूने थे, वो सारी चीज़ें कुछ 71,000 इस तरह की चीज़ें थी। तो उन चीज़ों को जो है यहाँ रखा गया। इसके अलावा हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो है वो कॉलोनीज़, जो आबादियात थी, नौ आबादियात, वो जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों में मौजूद है। तो अंग्रेज़ों ने जिन जिन ममालिक पर कब्ज़ा किया था, वहाँ से जो उन्होंने तारीख़ी अशिया लाई थी, वो सारी चीज़ें जो है वो इस म्यूज़ियम में है। और कुछ 80 लाख से ज़्यादा अशिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, इस तरह का जो है वो आप इसे एंट्री करेंगे तो ये इस तरह का है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ है। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारी अलग अलग जगह के मुतालिक अलग अलग खुसूसियात की हामिल चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएगी। अब है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका अमल जो है, इसका क़याम जो है वो 1846 में, 1846 में अमल में आया था। अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के अंडर जो है वो कुदरती तारीख़ का यह अजायब घर बनाया गया था। और यहाँ की खुसूसियात यही है कि यहाँ नबातात और जानवरों के बाक़ियात है, वहाँ के ढांचे हैं। इसके अलावा जो है वो कई सारी मसनूई चीज़ें भी, मतलब ऐसे ढांचे जो है वो बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो उसको एकदम नज़दीक से देख सकें कि वो एक्चुअली किस तरह से होते थे, जो आपको आगे मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। मादनियात, पत्थर, नोए इंसान, यानी इंसानों के जो रकाज़ात ज़मीन से मिले हैं, और इस तरह की जो कदीम अशिया है जो तारीख़ी है या जानवर और नबातात से ताल्लुक़ रखती है, ऐसे 12 करोड़ से ज़्यादा जो है वो नमूने यहाँ मौजूद है। जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है वो इंसानी रकाज़ात और जो कदीम अशिया है, जो हड्डियाँ मिलती थी ज़ेर ज़मीन, या जो मादनियात मिलती थी, जो कदीम पत्थर मिलते थे, उन सारी चीज़ों का जो कुछ 12 करोड़ नमूने जो है वो यहाँ मौजूद है। और किस तरह से जो है देखिए उन्हें रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की जो है वो जानवरों की चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो कुछ हड्डियाँ रियल भी है, यहाँ पे इस तस्वीर में नहीं दिखे शायद आपको, यहाँ पीछे भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा डायनासोर्स की भी कुछ हड्डियाँ जो है वो यहाँ मौजूद है।
तो इस तरह के जो बाकियात मिलते थे वो भी जो है यहाँ पर सजाए गए हैं, यानी महफूज करके रखे गए हैं। इसके अलावा इस तरह की जो है वो चीज़ें भी बनाई गई है। अब आते हैं हम भारत में। तो भारत के कुछ मशहूर अजायब घर है, जो कोलकाता का इंडियन म्यूज़ियम है जो फर्स्ट म्यूज़ियम था भारत का, उसके बाद दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम जो काफ़ी फेमस है, हैदराबाद का सालार जंग म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, बहुत ही अच्छा है वो, और अहमदाबाद का जो है वो द केलेक्यू म्यूज़ियम ऑफ टेक्सटाइल्स। यहाँ टेक्सटाइल्स यानी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ थी, उसके मुतालिक जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो म्यूज़ियम है, आप लोग सर्च करके ज़रूर देखिएगा। भारत का पहला अजायब घर कोलकाता का इंडियन म्यूज़ियम जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जानिब से जो 1814 में कायम किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जॉन्स की जो है कायम करता है। हमने पहले सबक में पढ़ा था, ये पहले नहीं दूसरे सबक में पढ़ा था। तो वही जो है इंडियन म्यूज़ियम वहाँ कायम किया गया 1814 में, और आप लोग देख सकते हैं ये भारत का पहला म्यूज़ियम था। इसकी एंट्रेंस में आपको इस तरह के 4 रास्ते मिलेंगे और ऐसी जो है वो यू शेप में बिल्डिंग इसकी मौजूद है। उसके बाद भारत का दूसरा अजायब घर है चेन्नई का गवर्नमेंट म्यूज़ियम जो 1851 में कायम किया गया था, और जो है वो इस तरह का दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है 1949 का दिल्ली का कौमी अजायब घर नेशनल म्यूज़ियम जो कायम किया गया था, जिसकी एंट्री बाहर से इस तरह है और आप अंदर जाएंगे तो इस तरह की सी गोल सी बिल्डिंग है। तो ये जो है वो भारत के कुछ अहम म्यूज़ियम थे, और फिलहाल भारत में बहुत सारे म्यूज़ियम्स अलग अलग रियासत में मौजूद है। मतलब ये जो नक्शे में आपको दिख रहा है ये कुछ बड़े म्यूज़ियम्स हैं, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर जाकर देखेंगे लिस्ट ऑफ म्यूज़ियम्स इन इंडिया, कुछ 150-200 म्यूज़ियम्स जो है वो भारत में छोटे बड़े मिलाकर जो है मौजूद है। तो भारत तारीख़ी लिहाज से वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो मालामाल है, और ऐसी अशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बहुत से म्यूज़ियम इलाके के हिसाब से बनाए गए हैं। आप लोग वो भी लिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। अब कई बड़े अजायब घरों के ज़ाती मुहाफ़िज़ खाने और कुतुब खाने होते हैं, जो कई म्यूज़ियम्स जो है वो यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। जो है उनके सब्जेक्ट्स होते हैं अजायब घर की जानिब से। इल्म अजायब घर जिसे कहा जाता है, ये मजमून जो है उसमें मुख्तलिफ निसाब सिखाया जाता है कि किस तरह म्यूज़ियम का इंतज़ाम संभाला जाता है, और उनके जो है वो अपने मुहाफ़िज़ खाने, अपनी लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी से भी जुड़े होते हैं। तो अगर आपको इल्म अजायब घर में डिग्री या डिप्लोमा करना है तो भारत के कुछ अहम इदारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये निसाब फराहम करते हैं, जैसे कौमी अजायब घर ऑफ दिल्ली, यानी जो नेशनल म्यूज़ियम है दिल्ली का वो, महाराज सियाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ये सारी जगहों पर जो है आपको इल्म अजायब घर के मुतालिक पढ़ने का मौका मिल सकता है। और इसके अलावा ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये जोड़ियों में, गलत जोड़ियों में अक्सर पूछी जाती है, तो ये आप लोग मिस नहीं करिएगा। अब नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर मुंबई। 1904 की बात है जब मुंबई में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इंग्लैंड से, और उस वक्त जो है मुंबई के कुछ मौजूद शहरियों ने यकजा होकर यानी जमा होकर जो है वो एक इरादा किया था, फैसला किया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो इंडिया आए हैं घूमने, तो इनकी ये जो है वो सैर की यादगार के तौर पर यहाँ एक अजायब घर यानी म्यूज़ियम बनाया जाए। उसके बाद जो है वो 1900 ये जो है आप देख सकते हैं 1904 में जब वो यहाँ आए थे, उसके बाद 1905 में जो है वो इसका काम शुरू हुआ म्यूज़ियम बनने का, और ये म्यूज़ियम बन गया तो इसे जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ बॉम्बे का नाम दिया गया। ये जो है वो उस दौर की तस्वीर है, और 1998 में जो है वो इसका नाम बदल कर रख दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम ऑफ मुंबई, और अभी फ़िलहाल जो है वो इस तरह का दिखता है। इस अजायब घर की खूबसूरत क्या है? सबसे पहली बात तो ये अजायब घर इंडो गॉथिक तर्ज तामीर की हामिल है। इंडो गॉथिक तर्ज तामीर क्या होता है? इंडो यानी इंडिया, और गॉथिक तर्ज तामीर जो है वो जो अंग्रेज़ों की आपने इमारतें देखी होगी किस तरह की होती है, उस तर्ज पर जो है वो ये बनाया गया है, तो उसे कहते हैं इंडो गॉथिक, यानी जो इंडिया के और इंग्लैंड वगैरह की जो आर्किटेक्ट है उसके कॉम्बिनेशन से बनता है इंडो गॉथिक। इसे मुंबई शहर की अव्वल दर्जे की तहजीबी विरसे की हामिल इमारत का मकाम हासिल है, और इस अजायब घर में जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है फ़ुनून यानी आर्ट्स, दूसरा है आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो एक्चुअल हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और तीसरा है कुदरती तारीख यानी नेचुरल हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्कूलों की पिकनिक वगैरह भी जाती है। अगर आप कभी गए हैं यहाँ पर तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस अजायब घर में जो है तकरीबन 50,000 अलग अलग चीज़ें जो है वो मौजूद है,
और यहाँ आप शक्ल जो है वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुतुब खाने और आर्काइव्स। सबसे पहले तो कुतुब खाने यानी लाइब्रेरीज जो है वो इल्म व मालूमात के ख़जाने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उलूम इंतज़ामिया, इत्तलाती तकनीक, इल्म तालीम जैसे मज़ामीन से इल्म कुतुब खाना का करीबी ताल्लुक़ है। उलूम इंतज़ामिया यानी इंतज़ाम किस तरह किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है, किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, फहरिस्त करना, उनकी जो है वो दर्जाबंदी करना, उनका तहफ़्फ़ुज़, और अगर आप किसी को मतलब कोई अगर लाइब्रेरी वगैरह से वो चीज़ें ले रहा है तो उसका इंदराज करना, वक्त पर वापस लाना, ये सारी चीज़ें जो है उलूम इंतज़ामिया में आती है। इत्तलाती टेक्निक यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है उनका जो है, और इल्म तालीम जैसे मज़ामीन का जो है वो लाइब्रेरी साइंस से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। क्यों है? क्योंकि रिसाले मुरतब करना, उनका बाकायदा नज़्म व नस्क़ करना, तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त, ज़राए मालूमात की नशरियात जैसे अहम काम लाइब्रेरी में किए जाते हैं। रिसाले मुरतब करने, जो भी किताबें मैगज़ीन्स वहाँ मौजूद है उसे तरतीब देना, उसका जो है बराबर रजिस्टर करना, उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना और उन चीज़ों की नशरियात करने जैसे काम ज़रूरी है। इनमें से कई काम तो जदीद कंप्यूटर निज़ाम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जैसे जो रजिस्ट्रेशन है या दर्जाबंदी है वो सारी जो है लिस्ट कंप्यूटर में बना दी जाती है। इसके अलावा कौन लेके जा रहा है बुक, कब वापस लाने वाले हैं, और उनकी डिटेल्स भी जो है वो कंप्यूटर में मौजूद होती है। मुंतज़िम की ज़िम्मेदारी होती है कि कारिन की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें जो भी किताबें चाहिए वो जो है उन्हें फ़राहम की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइब्रेरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दुनिया के सबसे कदीम लाइब्रेरीज़ देखते हैं हम। सब 3 जो है वो सबसे कदीम तस्लीम किए गए हैं। पहला है तकसीला यूनिवर्सिटी जो इंडिया का है, 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी के दरमियान इसका दौर बताया जाता है। मेसोपोटामिया का असीरीन सल्तनत का एक शहनशाह असूर बानीपाल था, उसका लाइब्रेरी, उसके जो कुतुब खाना है 700 कबल मसीह, और मिस्र के स्कंदरिया का जो है एक कुतुब खाना है 400 कबल मसीह का। हम शक्ल देखते हैं आगे। ये है तकसीला यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना जो इतने बड़े इलाके में जो है वो फैला हुआ है, और ये जो है आप लोग तस्वीर देख सकते हैं नज़दीक से। उसके बाद ये है मेसोपोटामिया के असीरीन सल्तनत का जो शहनशाह था असूर बानीपाल, उसका जो है वो कुतुब खाना है ये, और यहाँ पर जो है अंदर इस तरह की किताबें या दूसरी चीज़ें जो है वो महफूज की गई है। फिर आता है मिस्र के स्कंदरिया का कुतुब खाना, और इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं इस तरह की जो है वो पहले स्क्रोल्स यूज़ होते थे और ऐसा दस्तावेज़ात यूज़ होते थे, पहले ऐसे किताबों की शक्ल में कम होता था, यानी उस दौर की बात है, बहुत पुराने दौर की बात है। तो इस तरह से उसका अंदर का निज़ाम जो है वो मौजूद है। उसके बाद एक भारत का सरस्वती महल कुतुब खाना है, सरस्वती महल ग्रंथालय जिसे कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजावर में मौजूद है। ये 16वीं 17वीं सदी के नायक राजा भोसले ने जो है वो तंजावर जीतकर जब अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की थी, तब जो है उन्होंने ये म्यूज़ियम लाइब्रेरी बनाया था, सरस्वती महल कुतुब खाना। और वेंकोजी राजा भोसले जो थे और उनके वारसीन, उनके ख़ानदान वालों ने जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया, जिनमें शरफुजी राजे भोसले का अहम हिस्सा था, और इन्हीं के एजाज़ में जो है वो 1918 में इस किताब को उनका नाम दिया गया, यानी सब शरफुजी राजा भोसले लाइब्रेरी कहा जाता है। इस किताब में, इस लाइब्रेरी में जो है वो कुल 49,000 यानी 49,000 के आसपास जो है वो किताबें और ऐसे छोटी छोटी दस्तावेज़ात जो है मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह उस दौर की किताबों को रखा गया है। इनके अलावा जो है भारत के कई कुतुब खानों में से कुछ कुतुब खाने जो काबिल ज़िक्र है वो है नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है, वो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डिविजन लाइब्रेरी, ये दोनों मुंबई की है, और स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हैदराबाद, ये जो है वो काबिल ज़िक्र लाइब्रेरीज़ है भारत की। अब मुहाफ़िज़ खानों का नज़्म तकनीकी नज़रिए से कुतुब खाने के नज़्म का ही एक जुज़ है। मुहाफ़िज़ खाने यानी जो सरकारी दस्तावेज़ात का मुहाफ़िज़ खाना होता है, जिसे आर्काइव्स कहा जाता है, वो भी जो है वो कुतुब खाने के जैसा ही है ऑलमोस्ट। इसमें जो है वो अहम इंदराज वाले कागजात में कोई तब्दीली ना करते हुए उन्हें महफूज रखना, उनकी फहरिस्त तैयार करना और बवक्त ज़रूरत उनकी फरहमी जैसे काम अहमियत के हामिल होते हैं। यानी जो भी कागजात दस्तावेज़ात जो है हमें मिलते हैं, आर्काइव्स में जमा करे जाते हैं, उनको जो है कोई तब्दीली किए बिना, कोई नुकसान पहुंचाए बिना उनकी जो है उन्हें महफूज करना, उनकी फहरिस्त बनाना और जब ज़रूरत होगी तो उसको फ़राहम करना जो है वो काम इसमें किए जाते हैं, जिसके सबब से कागजात तारीख़ एतबार से निहायत काबिल एतमाद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो किसी किस्म की
तब्दीली नहीं की गई है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के सबब कुतुब खाने और मुहाफ़िज़ खानों का दौर जदीद का इंतज़ाम लाजमी तौर पर इत्तलाती टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो गया। यानी कंप्यूटर का जब से इस्तेमाल आया है तो ये सारी चीज़ें आसान हो गई है। इसके अलावा जो है कनेक्ट हो गई है एक तरह से। अब हमें जो है वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इसके इंतज़ामिया में आती है। भारत का जो पहला सरकारी मुहाफ़िज़ खाना था वो था 1891 का इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जो कोलकाता में कायम किया गया था, नेशनल आर्काइव्स। और ये जो है अब फिर उसको 1911 में जो है वो दिल्ली में मुंतकिल कर दिया गया, यानी दिल्ली में ले आया गया और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है और अभी जो है वो पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया है। 1998 में भारत के जो सदर जमहूरिया थे KR नारायण, उन्होंने कौमी मुहाफ़िज़ खानों को आवाम के लिए खुला कर देने का ऐलान किया। यानी अब जो है हम लोग जाकर वहाँ पर अगर किसी एक मखसूस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उस पर थीसिस लिख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में भी जो है वो किया जा रहा है। तो 1998 से जो है वो ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। भारत की वज़रात सकाफ़त यानी हेरिटेज डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर एक शोबा है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का। 1748 से यहाँ पे दस्तावेज़ात तरतीब लगाए जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी वक्त हो चुका है और काफ़ी सारे दस्तावेज़ात मौजूद है जिसमें अंग्रेज़ी, अरबी, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत, उर्दू और मोड़ी रस्मुल ख़त की जो है वो अलग अलग इंदराजात शामिल है। इनमें जो है वो दर्जाबंदी किस तरह की गई है, उमूमी, कदीम उलूम की, मखतूतात और निजी दस्तावेज़ात, यानी उस दौर के जो खतूत वगैरह होते थे उन्हें निजी दस्तावेज़ात में शामिल किया था। तो ऐसे 4 किस्मों में इसे जो है वो डिवाइड किया गया है। इसके अलावा भारत की हर रियासती हुकूमत के खुद मुख्तार मुहाफ़िज़ खाने होते हैं, यानी एक ये जो था ये नेशनल था दिल्ली में। इसके अलावा हर स्टेट का, हर रियासत का जो है अपना खुद का आर्काइव होता है। हुकूमत महाराष्ट्र का जो आर्काइव है उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, मुंबई में, पूना में, कोल्हापुर में, औरंगाबाद और नागपुर में। जो पूना का आर्काइव है, जो आप शक्ल देख सकते हैं यहाँ, वो मराठों की तारीख से मुतालिक है और वहाँ 5 करोड़ मोरी रस्मुल ख़त के दस्तावेज़ात जो है वो मौजूद है। इसे जो है वो पेशवाओं का दफ्तर कहा जाता है। सो विद दैट नोट हम जो है पार्ट 1 यहाँ ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।